So, hello students. Today we will start the part 2 of this chapter, chapter 10, Living Creatures, Exploring Their Characteristics. तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या क्या है लिविंग थिंग्स के विशेषताएं जो उसे नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं. एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 10.2, एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड. तो एक सीड से, एक बीज से जो प्लांट बनता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है जर्मिनेशन, यानी अंकुरित होना. तो क्या क्या कंडीशन जरूरी है सीड के अंकुरित होने के लिए वो हम यहाँ देखेंगे. हैव यू ऑब्जर्व्ड सीड जर्मिनेटिंग? क्या कभी आपने किसी बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. और आपके दिमाग में ये सवाल आए होंगे कि अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है. व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर these conditions that have an effect on germination of a seed? तो आपके दिमाग में जो आया आप उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? Let us find out by performing activity 10.2. तो एक एक्टिविटी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो let us experiment. Take four identical pots filled with garden soil. 4 पॉट लीजिए, एक जैसा गमला लीजिए और सब में मिट्टी भर दीजिए. So 4 bean seeds in each pot, और हर पॉट में एक एक बीन्स का बीज लगा दीजिए. नाउ कीप दिस पॉट्स इन फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 days. और 15 दिनों के लिए जो बताए गए कंडीशंस में इसे रखिए. पॉट ए, डू नॉट वाटर द सॉयल, प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट. पॉट ए को आप उसके मिट्टी में पानी मत डालिए और उसे डायरेक्ट धूप में रखिए. पॉट बी, add excess water to the soil such that the water is always present above the soil. Keep adding water on regular basis. If water reduces, place this pot in direct sunlight. पॉट बी को आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के रखना है. एक्सेस पानी डालना है. पानी हमेशा भरा रहे और जैसे पानी कम हो जाए ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालते रहिए. पॉट सी, keep the soil in this pot slightly moist by adding a moderate amount of water on regular basis. Place this pot in a dark location. पॉट सी में आप ज़रूरत के सब उसे खाली नमी आप मेंटेन करिए. उसमें थोड़ा मिट्टी गीला गीला सा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं. ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और उसे डार्क में रखिए, सूरज की रोशनी से दूर. पॉट डी, मेंटेन द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट by adding a moderate amount of water on the regular basis. Place this pot in direct sunlight. पॉट सी की ही तरह इसमें भी पानी कम ही रखना है, मॉडरेट अमाउंट में रखना है और ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालिएगा, लेकिन इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए. उसके बाद इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर द सीड्स इन ईच ऑफ दीज केसेस इन टेबल 10.2. और नीचे जैसा टेबल दिया गया 10.2 वैसा आप एक टेबल बनाइए और उसमें दिखाइए कि किस पॉट के लिए एयर अवेलेबल है, किस में सनलाइट अवेलेबल है, किस में वाटर अवेलेबल है. When a seed turns into a sprout, it is said to have germinated. जब सीड में से जो अंकुर निकल के आते हैं, स्प्राउट निकलता है, तो हम बोलते हैं कि वो अंकुरित हो गया है, जर्मिनेट हो गया है. Predict whether the seeds in each pot will germinate. अब आप अनुमान लगाइए, पहले ही माने अंकुरित होने देने से पहले ही आप अभी अनुमान लगाइए कि क्या कौन से वाले पॉट में सीड जो है अंकुरित होगा. रिकॉर्ड योर प्रेडिक्शंस, और आप अपने जो भी आपने अनुमान लगाया उसे रिकॉर्ड करके रखिए, मैंने लिखित में रखिए. और मैंने जो अलग अलग कंडीशन का, यानी पॉट ए का आप बताइए आपको क्या लगता है उसमें से सीड मैंने जो अंकुरित होगा कि नहीं होगा. पॉट बी में विल द सीड जर्मिनेट और नॉट, पॉट सी में इट विल जर्मिनेट और नॉट, एंड पॉट डी में आपने देखना, आपने खुद रिकॉर्ड करना है एंड आपने ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में क्या हुआ. तो रेगुलरली ऑब्जर्व द पॉट्स फॉर 7 to 10 days टू चेक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. और हर 7-10 दिन में आप देखते रहिए क्या है स्टेटस, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2 और उसको आप रिकॉर्ड करते रहिए. कंपेयर योर प्रेडिक्शंस विथ योर ऑब्जर्वेशन. आपने जो अनुमान लगाया और आपने जो अभी अनुभव किया, ऑब्जर्व जो किया, जो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा, दोनों का आपस में कंपैरिजन करिए, तुलना करके देखिए. डू यू थिंक, अच्छा तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि
जैसे पॉट ए है उसमें पानी ही नहीं है और धूप में रखा है, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि उसमें सीड जर्मिनेट नहीं होगा। पॉट बी में बहुत ज्यादा पानी हमेशा मिट्टी के ऊपर तक भरा हुआ है, तो सीड को क्या होगा, एयर हवा मिलेगा ही नहीं। धूप तो है, लेकिन धूप भी है, पानी भी है, लेकिन हवा नहीं मिलेगा, तो शायद वो भी अंकुरित नहीं हो। पॉट सी के साथ क्या होगा, पॉट सी को आपको जरूरत के हिसाब से ही मॉइस्ट है मिट्टी, तो पानी है एंड हवा भी है, लेकिन धूप नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये अंकुरित होगा कि नहीं? एंड फोर्थ कंडीशन में धूप भी है, हवा भी है, पानी भी है सब सही मात्रा में, तो ये अंकुरित होगा कि नहीं? तो मुझे लग रहा है कि सी और डी दोनों ही अंकुरित होंगे, तो लेट अस सी। ठीक है, एंड पहला दो क्यों नहीं होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? आपको क्या लगता है कि क्या सूरज का रोशनी सीड्स के लिए यानी कि अंकुरित होने के लिए जरूरी है? डू द सीड्स इन ऑल पॉट्स रिसीव एयर? क्या एयर, वाटर एंड सनलाइट, क्या सभी पॉट को हवा मिल रहा है? हाँ, पॉट ए को भी हवा मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है, सी को भी मिल रहा है, डी को भी मिल रहा है, हवा तो सबको मिल रहा है। एंड वाटर पहला वाले को नहीं मिल रहा है, बाकी बी सी डी को मिल रहा है। इज देयर एनी पॉट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल टू द सीड? यस, पॉट बी में एयर नहीं मिल रहा है सीड को, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पानी दिया है। मिट्टी में भी जो स्पेस रहता है मिट्टी के कणों के बीच में, वहां हवा रहता है जो बहुत जरूरी है सीड का अंकुरित होने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। तो पॉट बी इज नॉट गेटिंग एनफ वाटर। सो इफ सो व्हाई इज इट नॉट अवेलेबल? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आपने दिया है, मिट्टी के बीच में जितना स्पेस थे वो पानी से भरे हैं। What happens to the seeds in the pot where water is provided in excess? Where water is provided in excess, the seeds do not get air, है ना, proper air, because all the gaps between the soil is filled with वाटर, है ना, जो भी गैप था सॉइल के बीच में दैट इज फिल्ड विथ वाटर। विच सीड रिसीव बोथ एयर एंड वाटर? कौन सा सीड है जिन्हें हवा भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है? तो पॉट सी एंड डी। आइडेंटिफाई द पॉट्स वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आप आइडेंटिफाई करिए, देखिए किस पॉट में सीड जो अंकुरित हुआ, तो ऑब्वियसली सी एंड डी में होगा। डू योर ऑब्जर्वेशन मैच विथ योर प्रेडिक्शन? क्या आपने जो अनुमान लगाया और जो एक्चुअल में देखने को मिला उसमें समानता है? राइट पॉसिबल रीजंस इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशंस व्हिच फेवर सीड जर्मिनेशन। और आप तुलना करिए और बताइए कि एक्चुअल में एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चूंकि सीड ए का सीड जर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि वहां पानी नहीं था, दैट मीन्स वाटर इज नेसेसरी। हमें समझ में आया, सीड का अंकुरित होने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। सीड बी में जो पॉट बी का सीड भी जर्मिनेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सूरज भी था, मिट्टी भी है, पानी भी है, लेकिन पानी एक्सेस है, एयर नहीं था। इससे समझ में आया, एयर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। पॉट सी और डी दोनों में ही सीड जर्मिनेट हुआ, तो वहां क्या क्या चीजें जो कॉमन है, जो दोनों में ही अवेलेबल था? वो था हवा, वो था पानी। एक में सूरज की रोशनी थी, एक में सूरज की रोशनी नहीं थी, उसके बावजूद दोनों सीड जर्मिनेट हुआ। दैट मीन्स कि सनलाइट इज नॉट नेसेसरी। सनलाइट अंकुरित होने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, और अगर मिट्टी के नीचे है तो मिट्टी जरूरी है। तो हमें क्या समझ में आया, क्या क्या जरूरी है जर्मिनेट होने के लिए? वाटर का जरूरी है, एयर एंड सॉयल का जरूरी है। सॉयल ना भी हो, अगर आप घर में भी किसी चने को आप कपड़े में पोटली में बांध के भी रखोगे तो अंकुरित हो जाएगा। देखिए घर के अंदर आप जब रख रहे हो तो सूरज की रोशनी नहीं है, बट स्टिल द सीड जर्मिनेट, उसके बावजूद अंकुरित हो रहा है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि सनलाइट इज नॉट नेसेसरी। तो किसी के लिए सनलाइट, कभी कभी सीड को किसी किसी में रोशनी की जरूरत है, कोई कोई प्लांट है जिसे धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, और किसी किसी को डार्क कंडीशन में भी वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें समझ में आया क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। तो सनलाइट इज नॉट नेसेसरी, जैसा हमें लगता था, है ना। प्लांट जब बड़ा होता है तब सनलाइट इज नेसेसरी, अंकुरित होने के लिए सनलाइट इज नॉट नेसेसरी। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन? क्या क्या है जो जरूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए? एयर, वाटर और सनलाइट में से तो एयर एंड वाटर है ना. कंपेयर द अवेलेबल कंडीशंस इन ईच पॉट. जर्मिनेशन ऑफ ए बीन सीड रिक्वायर्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. तो एक बीन के सीड को जर्मिनेट होने के लिए सही मात्रा में पानी और हवा का होना जरूरी है. वाई डू सीड्स रिक्वायर दीज conditions for germination? ऐसा उन्हें क्यों चाहिए? Do you think that the absence of one or more of these condition will affect the seed germination? क्या इनमें से कोई चीज अगर नहीं रहे तो सीड का जर्मिनेशन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना. पानी नहीं होगा तो क्या होगा, हम आगे अभी पढ़ेंगे. और हवा नहीं होने से क्या होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. तो ये जो कंडीशंस है, जैसे पानी का होना, हवा का होना, तो ये कैसे प्लांट को बीज को मदद करता है अंकुरित होने में, ये हम जानते हैं. तो पहला है द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन सीन इन 10.2. तो 10.2 जो एक्टिविटी की है उसमें से ये हमें पता चला. वाटर क्यों जरूरी है? तो सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन. सीड्स को पानी तो चाहिए ही जर्मिनेशन के लिए. वाटर इनेबल्स द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ. वो सीड को मदद करता है फर्दर ग्रो होने में. उन्हें जो भी चाहिए किस तरह से होगा उसमें मदद करता है. द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट. आप जब भी आप चने को फुलाइए तो आप देखेंगे कि जैसे आप उसे दाबेंगे 2 टुकड़ा में बट जाएगा और ऊपर से एक जो लेयर है, एक छिलका का जो ब्राउन वाला, वो निकल जाता है, राइट. तो ये हर एक सीड के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं. द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट. वाटर सॉफ्टन्स सीड कोट एंड हेल्प्स द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट टू डेवलप इनटू अ प्लांट. तो वाटर क्या करेगा, उसे सॉफ्टन कर देगा, उसे नरम कर देगा सीड कोट को. एंड जो उसमें से छोटा सा जो प्लांट है, जो जीवन वाला एम्ब्रियो जिसे अभी हम कहते हैं, वो निकल के आएगा जो फर्दर डेवलप होगा एक बड़े से प्लांट में. तो समझ में आया वाटर क्यों जरूरी है? बिकॉज वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट. वो सीड कोट को नरम कर देगा जिससे कि एम्ब्रियो की ग्रोथ में मदद मिलेगी. एयर एंड सॉइल क्यों जरूरी है? सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन. हवा भी चाहिए. दे यूज एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो मिट्टी के कणों के बीच में जो जगह है जहां एयर है, वो प्लांट्स का जो सीड है वो यूज करते हैं. हाउएवर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलाउ रूट्स टू ग्रो इजीली. और जो बीच में, जो मिट्टी के बीच में जो गैप है, वो रूट्स के ग्रोथ में भी, है ना, इजीली रूट को ग्रो होने में भी मदद करता है. अगर स्पेस नहीं होगा तो रूट भी ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा. तो एयर किस लिए जरूरी है? रूट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना. रूट भी ब्रीथ करता है, सांस लेता है एक्चुअली. उसके बाद है लाइट एंड या और डार्क कंडीशन. कुछ बीज है जिसे लाइट में भी वो जर्मिनेट होगा, डार्क में भी वो जर्मिनेट होगा. कोई प्लांट के बीज हो जो केवल लाइट में ही जर्मिनेट होगा, और कुछ है जो केवल डार्क कंडीशन में, सूरज की रोशनी उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए लिखा लाइट एंड और डार्क कंडीशन. तो लाइट और डार्क भी हो सकता है किसी के लिए, या किसी के लिए केवल लाइट या केवल डार्कनेस चलेगा. We have learned that for the bean seeds, presence of light is not essential for their germination. हमने अभी अपने एक्टिविटी से देखा कि बीन्स के सीड को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए पॉट सी में भी वो जर्मिनेट हुआ. इन जनरल मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन. तो ज्यादातर केसेस में सीड को अंकुरित होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है. बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग. लेकिन जब एक बार वो अंकुरित हो जाता है, जब वो प्लांट बन जाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है. तो डू यू नो में देखिए क्या दिया है. सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कोलियस एंड पेट्यूनिया रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट है. तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कोलियस और पेट्यूनिया, इनके बीज को सूरज की रोशनी चाहिए या रोशनी चाहिए जर्मिनेट होने के लिए. कवरिंग दीज सीड्स विद सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग. अगर आप इनके बीजों को मिट्टी से कवर कर दोगे तो उसके जो अंकुरित होने को ये इनहिबिट करेगा, यानी रोकेगा, स्टॉप करेगा. इनहिबिट करने का मतलब रोकना. सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कैलेंडुला एंड ज़ीनिया नीड डार्कनेस टू जर्मिनेट. उसी जगह दूसरे फ्लावरिंग प्लांट हैं जैसे कैलेंडुला और ज़ीनिया, इनके सीड्स को डार्कनेस चाहिए, इन्हें अंधकार चाहिए, इनके रोशनी नहीं चाहिए, तब सीड जर्मिनेट नहीं होगा. दीज सीड्स शुड बी कवर्ड विथ सफिशिएंट सॉइल. तो इन्हें अगर आप मिट्टी में लगा रहे हो
तो इसे प्रॉपरली आपको कवर करके रखना होगा, तभी वो जर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो ये गुड एग्जाम्पल्स है ऑफ कौन से बीज है जिन्हें डार्क कंडीशन चाहिए, कौन से बीज है जिन्हें लाइट कंडीशन चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट। In the chapter Mindful Eating, A Path to a Healthy Body, you have learned that the human beings need a balanced diet for good health and proper growth. तो हमने माइंडफुल ईटिंग में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे ग्रोथ के लिए हमें प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से हेल्दी रहे, अच्छा से ग्रोथ हो हमारा। सिमिलरली, प्लांट्स टू नीड फेवरेबल कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से प्लांट्स को भी सही कंडीशंस उन्हें मिलनी चाहिए ताकि उनका ठीक से ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। व्हाट आर द अदर कंडीशंस डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन? और क्या क्या कंडीशंस है जो सीड के जर्मिनेशन पर असर डालेंगे? इन एक्टिविटी 10.1, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच मेड यू प्लेस प्लांट्स इन लिविंग बीइंग्स? अच्छा, हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी लिविंग थिंग्स के, उनमें से क्या चीज है जिससे आपको देख के लगा कि प्लांट भी लिविंग थिंग है? आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट दीज प्लांट्स शो? क्या कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है बाकी चीजों से अलग हटके जो ये प्लांट्स दिखाते हैं? लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट्स, ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो हम और भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ में, जो अच्छे से प्लांट्स में नजर आएगा उनके ग्रोथ और उनके मूवमेंट में। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट भी ग्रो होते हैं, प्लांट में भी मूवमेंट होता है। हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? तो प्लांट जो है अगर सनलाइट है उसको किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं? डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? क्या सूरज का रोशनी का प्लांट के पार्ट्स के ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है? In which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted? आप इमेजिन करिए एक प्लांट को आप उल्टा लगा देंगे, उल्टा लटका देंगे, यानी उसके जड़ों को, जैसे गमला को उल्टा कर दिए, इसमें एक प्लांट है उसे उल्टा कर दिया, रूट ऊपर की तरफ है और जो उसका शूट है, शूट यानी जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा को बोलते हैं शूट, शूट नीचे की तरफ है। मैंने आप इन्वर्टेड तरह से आप लगा देंगे तो क्या होगा? How would you design an activity to find answer to these questions? तो आप कैसे एक एक्टिविटी सेटअप करेंगे ताकि इसे आप देख सके, समझ सके? तो क्या करना है? Let us design. Take some bean or gram seeds. या तो बीन्स के बीज लीजिए या चने के बीज लीजिए and allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper. और उसे जर्मिनेट होने दीजिए एक गीले कपड़े में या गीला टिश्यू पेपर लेके। Let them germinate until each of them develop into a seedling having a small root and a small shoot. तब तक आप उसे डेवलप होने दीजिए जब तक कि उसमें एक छोटा सा रूट और छोटा सा शूट ना आ जाए। Now take 3 glass beakers or tumblers and label them A, B and C. अब आपने क्या करना? आपने 3 ग्लास के बीकर या कोई ग्लास मतलब कांच का कोई ग्लास जैसा आप ले सकते हैं और उसमें लेबल कर दीजिए A, B and C. Take 3 glass plates and attached a thick blotting paper to one side of each plate using a thick soft cotton thread. और उसमें आप आपने 3 ग्लास के प्लेट्स भी लेने हैं और उसमें ब्लॉटिंग पेपर जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले ऐसा एक साइड में लगा देना है। और क्या चीज की मदद से? एक कॉटन के धागे की मदद से। फिक्स 1 सीडलिंग ऑन ईच प्लेट यूजिंग अ thick soft cotton thread as shown in figure 10.2. तो फिगर 10.2 में जैसे दिखाया गया है इस तरह से आपको उसे बांध के लगा देना है, और जैसे यहाँ मैंने धागे से। Now place 1 glass plate upright with a seedling attached into each of the beaker A and beaker C. और आपने ए और सी, पहला बीकर और आखिरी बीकर में प्लांट को बिल्कुल सीधा आपने लगा देना। अपराइट मैंने सीधा, यानी रूट्स जो है नीचे की तरफ है और शूट जो है ऊपर की तरफ। देखिए पहला वाला और आखिरी वाला में एक जैसा लगाया गया। इन बीकर बी अरेंज द प्लेट सच दैट द शूट ऑफ द सीडलिंग इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड द रूट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एज शोन इन फिगर 10.2 बी। और फिगर बी में जैसे दिखाया गया है यहाँ में, तो जो बी वाले में आपको क्या करना? उल्टा लगाना है, यानी कि जो जड़ है वो ऊपर की तरफ फेस होगा एंड जो शूट है वो नीचे की तरफ।
Pour water into all the 3 beakers to ensure that the seedling in each beaker remains above the water level. और तीनों बीकर में थोड़ा थोड़ा पानी डालें. याद ध्यान दीजिएगा कि जो प्लांट है वो पानी के अंदर ना हो, ऊपर ही रहे. In each case, let the bottom of the blotting paper get completely wet by soaking in the water. तो पानी कैसे मिलेगा? चूंकि आपने ब्लॉटिंग पेपर रखा है तो ब्लॉटिंग पेपर का काम है पानी को सोख लेना, और उसकी मदद से जड़ जो है उसी में टच है तो उसे पानी मिल जाएगा. इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर. तो सीडलिंग्स को, सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें ब्लॉटिंग पेपर में जो पानी है वो मिल जाएगा, उससे वो पानी ले लेंगे. प्लेस बीकर ए एंड बी इन सनलाइट एज शोन इन फिगर 10.2a एंड 10.2b. तो ए और बी को नॉर्मल आप खुला सनलाइट में रख दीजिए. एंड सी को क्या करना है? पोजिशन बेकर सी एज शोन इन फिगर 10.c. Place a cardboard box in such a way that the seedling gets light from one direction only through a small circular hole. तो आप उसे क्या करना, आपने एक कार्डबोर्ड के डब्बे के अंदर उसे रख देना है सी वाले को, और केवल एक छेद रखना है उसमें ताकि सूरज की रोशनी केवल उसी होल से आए. एक सर्कुलर होल आपने बनाना है. Fill table 10.3 with your predictions and observations. तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो अब बीकर ए में उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें और सभी दिशा से सूरज की रोशनी मिल रही है, और सीधा रखें तो क्या होगा, उसका जो शूट है यानी ऊपर का हिस्सा वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा और नीचे का हिस्सा नीचे की ओर ही बढ़ेगा. बी में क्या होगा, आप देखोगे कि जो नीचे का हिस्सा है, जो प्लांट का जो पत्ता है वो घूम के ऊपर की ओर चला जाएगा, और जो रूट है वो घूम के नीचे की ओर आ जाएगा. और सी में आप देखिएगा जो प्लांट है वो तिरछा होके, उसका जो शूट है वो बेंड होकर के जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है उस ओर बढ़ने लगेगा. ठीक है, तो आप देखिए यहां में दिख रहा है. What is the direction of the growth of root and shoot in beakers A, B and C based on your observation? Do your predictions match with your observations? What do you conclude? तो आपने जो अनुमान लगाया था क्या वो और जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच कर रहा है? तो बिल्कुल हाँ. तो देखिए, तो नंबर 1, when the plant is kept upright, जब प्लांट को सीधा रखे हैं, the roots grow downwards, रूट नीचे की ओर बढ़ते हैं, and the shoot grows upward, और जो शूट है वो ऊपर की ओर बढ़ता है. नंबर 2, when the plant is kept inverted, जब प्लांट को उल्टा रखा गया था, the root bends and grow downwards, रूट खुद से बेंड होके नीचे की ओर ग्रो होने लगेगा, and the shoot bends and grow upward, शूट जो है ऊपर की ओर बेंड होके बढ़ने लगेगा. नंबर 3, when the plant gets sunlight only from one direction, the shoot grows in the direction of the light while the root continues to grow downward. रूट तो नीचे की ओर ही बढ़ेगा, लेकिन शूट जो है उस डायरेक्शन में ग्रो होगा जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है. After conducting activity 10.3, we can conclude that the shoot of the plant grow upward and exhibit movement towards the sunlight, but the roots of the plant grow downward. तो इससे एकदम ये बात श्योर हो गया कि रूट जो है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, एंड शूट जो है ये हमेशा सनलाइट की ओर ही ग्रो होगा. तो ये स्टडी एक किए थे प्लांट्स के ऊपर काफी, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस. He was an Indian scientist who did some fascinating experiments with plant. वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट्स के ऊपर. He built a machine called Crescograph to record how plants respond to stimuli like light, heat, electricity and gravity. उन्होंने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ, और उससे उन्होंने रिकॉर्ड किया था उस ऑब्जर्व करके कि प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ता है अलग अलग स्टिमुलाई जैसे कि लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी का. विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट्स ग्रो, और साथ ही साथ ये भी वो मेजर कर पा रहे थे कि प्लांट कितनी तेजी से बढ़ रहा था. ही ऑल्सो शोड दैट प्लांट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और उन्होंने ये साबित किया कि प्लांट भी सेंस कर सकते हैं, कोई भी चीज को फील कर सकते हैं, जान सकते हैं आसपास के सराउंडिंग्स को अपने, और रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. या इसके बाद वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, दैट्स इट. सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. हैव अ गुड डे.